नासा ने इंसान को चांद पर भेजने के लिए 17 बार प्रयास किया, जिनको अपोलो 1 से लेकर अपोलो 17 मिशन के रूप में जाना जाता है। इन 17 प्रयासों में नासा केवल 6 बार ही इंसानों को चांद पर भेज पाया। 11 प्रयास असफल या आंशिक असफल रहे। अपोलो 1 से लेकर अपोलो 10 तक की असफलता के बाद 11वें प्रयास में नासा पहली बार जुलाई 1969 में इंसान को चांद पर भेजने में सफल रहा। लेकिन अपोलो 11 के बाद ऐसा नहीं है कि नासा के सभी मिशन सफल रहे हों। अपोलो 11 से अपोलो 17 के बीच नासा ने 7 बार इंसानों को चांद पर भेजने की कोशिश की, जिसमें वो 6 बार ही सफल हो पाए और 1 बार उनको असफलता मिली, और वो मिशन था अपोलो 13। जी हाँ, अपोलो मिशन के 3 मिशन ही सबसे ज्यादा फेमस हुए, जिसमें अपोलो 11, अपोलो 13 और अपोलो 17 है। आज इस अपोलो 13 की ही एक खौफनाक यात्रा आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें इंसान चांद पर खो गए थे। 11 अप्रैल 1970 में अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 का रॉकेट लॉन्च हुआ और इसमें बैठे थे 3 एस्ट्रोनॉट जो चांद पर जा रहे थे। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि 1 साल भी नहीं गुजरा था उस बात को जिस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहला कदम रखा था, और ये नासा का तीसरा मिशन था। लोगों को चांद पर भेजने के पिछले 2 मिशन के अपोलो 11 और अपोलो 12 की सफलता को देखकर ये तीनों एस्ट्रोनॉट बड़े खुश थे। अपने मिशन को लेकर और अपने सपने को लेकर इनका सपना चांद पर कदम रखने का था, लेकिन इस वक्त ये इस बात से बेखबर थे कि इनका ये सपना कभी हकीकत नहीं बनेगा। 13 अप्रैल 1970 को इनका स्पेसक्राफ्ट धरती से 3,30,000 किलोमीटर दूर था और अचानक से इन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। एक बहुत बड़ा धमाका जिससे पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल जाता है और कुछ ही सेकंड के अंदर ढेरों अलार्म बजने लगते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनका एक ऑक्सीजन टैंक पूरी तरह से फट चुका है और दूसरे ऑक्सीजन टैंक में हवा तेजी से कम होती जा रही है। धरती पर बैठे मिशन कंट्रोल को यकीन नहीं होता और उन्हें लगता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ होगा, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट उन्हें देखकर बताते हैं कि उन्हें खिड़की से दिख रहा है कि हवा तेजी से लीक हो रही है, और दूसरी तरफ इन्हें दिखता है कि स्पेसक्राफ्ट इस धमाके की वजह से अपने रास्ते से इतना भटक गया है कि हर सेकंड ये धरती से काफी किलोमीटर दूर जा रहा है। कुछ ही घंटों बाद अपोलो 13 में बैठे एस्ट्रोनॉट धरती से इतनी दूर चले जाते हैं कि एक नया रिकॉर्ड बन जाता है, और आज तक कोई भी इंसान धरती से इतना दूर नहीं गया है जितने ये तीनों एस्ट्रोनॉट गए। अपने अपोलो 13 मिशन के दौरान अब चांद पर लैंड करना तो छोड़ो, अब सवाल ये था कि क्या ये जिंदा धरती पर लौट पाएंगे। ये है अपोलो 13 की दिल दहला देने वाली कहानी। अपोलो 13 के स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन भी वैसा ही था जैसा पिछले स्पेस मिशन का था। इसमें 4 कंपोनेंट थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, लूनार मॉड्यूल और लॉन्च एस्केप सिस्टम। और इसी स्पेसक्राफ्ट को एक सैटर्न वी रॉकेट पर रखकर लॉन्च किया गया, और ये तीनों एस्ट्रोनॉट बैठे थे कमांड मॉडल में, जो इस स्पेसक्राफ्ट का मेन हिस्सा है। इन सभी रॉकेट के भाग और इनके काम और इंसान चांद पर कैसे गया था और वापस आया था, अगर आप इन सब को विस्तार से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 की लॉन्चिंग सफलतापूर्वक होती है। इस स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स कमांडर जिम लोवेल, दूसरे लूनार मॉड्यूल के पायलट फ्रेंड हैस और तीसरे कमांड मॉड्यूल के पायलट जैक स्वेगार्ड। इत्तेफाक की बात है कि ओरिजिनल प्लान के अनुसार इन तीनों में से किसी को भी इस मिशन के लिए नहीं चुना गया था। ओरिजिनल 3 अलग एस्ट्रोनॉट्स थे जो इस मिशन के लिए चुने गए थे, लेकिन उन तीनों के साथ कुछ अलग अलग प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से इस मिशन में हिस्सा नहीं ले पाए, और इसी कारण से इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को मौका मिला। अपोलो 13 लॉन्च के बाद बड़े ही स्मूथली अपने लक्ष्य की ओर उड़ रहा था। इन्हें चांद पर पहुंचने में 3 दिन लगेंगे।
पहले 2 दिन कोई भी दिक्कत नहीं आई और मिशन के 40 घंटे 43 मिनट बाद कैप्सूल कम्युनिकेटर जो ड्यूटी पर थे उस वक्त वो कहते हैं कि स्पेसक्राफ्ट बहुत ही अच्छे शेप में है और हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। चीजें इतनी स्मूथली चल रही थी कि लोग भी इसको टीवी पर देखकर बोर हो रहे थे। तभी धरती पर बैठे नासा फ्लाइट कंट्रोलर एस्ट्रोनॉट को कहते हैं कि ऑक्सीजन लेवल वो एक बार जाकर चेक करें। इसमें कोई अनयूजुअल नहीं था, ये तो सिर्फ एक रूटीन चेक था सर्विस मॉड्यूल में मौजूद ऑक्सीजन टैंक का। और जैसे ही ये चेक हो रहा था, अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ढेरों वार्निंग लाइट्स और अलार्म बजने लगते हैं। इन एस्ट्रोनॉट्स को एक बड़ा झटका भी लगता है और कमांडर जिम लोवेल मिशन कंट्रोल को संपर्क करके कहते हैं, Houston, we have a problem. हाउस्टन, वी हैव ए प्रॉब्लम। पता चलता है कि ऑक्सीजन का एक टैंक पूरी तरह से खत्म हो चुका है और दूसरे ऑक्सीजन टैंक में भी बड़ी तेजी से ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। धरती पर बैठे मिशन कंट्रोल्स को लग रहा था कि ये इंस्ट्रूमेंट्स गलत दिखा रहे हैं, लेकिन यही सच्चाई होती है। सभी लोगों को अर्जेंटली एक्शन लेने की जरूरत थी। अगर इन एस्ट्रोनॉट की जान को बचाना था तो जो लोग टीवी में देखकर बोर हो रहे थे, अब अचानक से ये न्यूज हेडलाइन बन जाती है और लोगों का इंटरेस्ट इसमें आ जाता है। धमाके के बाद अब नासा को एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। अब इन तीनों एस्ट्रोनॉट को धरती पर वापस लाने का कौन सा रास्ता लिया जाए, और इसमें सबसे फास्टेस्ट तरीका धरती पर लौटने का ये था कि स्पेसक्राफ्ट को उल्टा घुमा लिया जाए। लेकिन ये करने के लिए सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन को चलाना पड़ेगा। लेकिन मेन इंजन वहीं मौजूद था जहां सीएसएम में धमाका हुआ था और कोई नहीं जानता था कि इंजन में डैमेज हुआ है या नहीं। और धरती पर लौटने का दूसरा तरीका ये था कि चांद की ओर जाया जाए और चांद का सर्किल करके फिर वापस लौटा जाए धरती पर। इसमें सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन को चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें रिस्क ये था कि 4 से 5 दिन लग जाएंगे धरती पर वापस लौटने में। क्या एस्ट्रोनॉट्स के पास इतना ऑक्सीजन और पानी बचा है? और नासा के फ्लाइट डायरेक्टर दूसरा ऑप्शन चुनते हैं। लंबा रास्ता चुना जाएगा और एस्ट्रोनॉट्स को कहा जाता है कि सीएसएम मॉड्यूल को शट डाउन कर दें और वापस लौटते समय लूनार मॉड्यूल को एक लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल करेंगे। यानी जिस लूनार मॉड्यूल से चांद की सतह पर उतरते हैं, अब उसके माध्यम से पृथ्वी पर वापस लौटकर आया जाएगा। यानी उसके इंजन को 2 से 3 बार फायर किया जाएगा, जिससे पृथ्वी पर वापस लौटने में सहायता मिले। और यान जैसे ही पृथ्वी के पास आएगा, इसको निकाल कर फेंक दिया जाएगा। डिसीजन काफी सेफ ऑप्शन था, लेकिन इसमें भी काफी प्रॉब्लम्स थी। लूनार मॉड्यूल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स बैठ पाएं सिर्फ 20 घंटे के लिए। जैसा कि हमने बताया था कि इसका काम था चांद पर लैंड करने और काम पूरा होने पर वापस सीएसएम से वापस आकर जुड़ना। लेकिन अब इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये 3 लोग बैठेंगे उस लूनार मॉड्यूल के अंदर 4 से 5 दिन तक, और वही लूनार मॉड्यूल के इंजन्स को इस तरह डिजाइन नहीं किया गया था कि उन्हें बार बार फायर किया जा सके। और ये भी कई मायनों में बड़ी रिस्की चीज की जा रही थी। अपनी सप्लाई और एनर्जी बचाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को कहा जाता है कि सारे नॉन एसेंशियल चीज को बंद कर दिया जाए, क्योंकि बिजली बचाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर प्लान के अनुसार एस्ट्रोनॉट्स लूनार मॉड्यूल में बैठ जाते हैं और पहली बार लूनार मॉड्यूल के इंजन को फायर किया जाता है। जब इंजन को चालू किया जाता है तो उसे बर्न कहा जाता है। ये पहला बर्न करते हैं अपने रास्ते पर आने के लिए, और इस बर्न की मदद से ये चांद की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, जिसे कहा जाता है द फार साइड ऑफ द मून। और इसी के साथ ये दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं जो धरती से इतनी दूर गए, और ये रिकॉर्ड आज तक अनबीटेबल है। और ये अपने गोले यानी धरती से 4,01,71 किलोमीटर दूर थे, और अगर वो उसी रास्ते पर बने रहे तो 153 घंटे में धरती पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये टाइम मार्जिन बेहद रिस्की था।
अगर ये इतने समय बाद धरती पर पहुंचते हैं तो वहां खाना और पानी जो मौजूद है वो सिर्फ 1 घंटे की ही बचेगी और ग्राउंड पर मौजूदा नासा की टीम का मानना था कि मार्जिन बहुत कम है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को कहा जाता है कि ल्यूनार मॉड्यूल के इंजन को दूसरी बार बर्न करें और मिशन कंट्रोल में बैठे इंजीनियर्स ने बहुत सारी कैलकुलेशन करी थी ये पता लगाने के लिए कि लूनार मॉड्यूल का ये इंजन दूसरी बार ये बर्न झेल भी पाएगा या नहीं, और ये कैलकुलेशन सही साबित होती है। जब दूसरा बर्न किया जाता है इसकी मदद से 153 घंटे का टाइम घटकर 143 घंटे पर आ जाता है। इससे पहले एस्ट्रोनॉट्स रिलैक्स होकर बैठ पाए दूसरी बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन टैंक के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड के कनस्तर होते हैं। जब एस्ट्रोनॉट सांस लेते हैं तो अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं इसकी बहुत ज्यादा मात्रा हो जाएगी जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसीलिए लिथियम हाइड्रोक्साइड के कनस्तर इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिएक्ट करें और लिथियम कार्बोनेट बने। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि लूनार मॉड्यूल में जो कनस्तर रखे थे जो लिथियम हाइड्रोक्साइड के, वो सिर्फ 2 लोगों के लिए ही बने थे 2 दिन सरवाइव करने के लिए। लेकिन यहाँ 3 लोग मौजूद थे जो 4 दिन तक सरवाइव करना चाह रहे थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्राउंड पर मौजूद एक्सपर्ट्स के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय था। एस्ट्रोनॉट्स ग्राउंड कंट्रोल से कम्युनिकेट करके बताते हैं उनके आसपास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। उनके पास प्लास्टिक बैग, कार्डबोर्ड, सूट के हॉसेस और कुछ डक्ट टेप। अब इनसे कुछ ऐसा बनाया जाए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देने के बाद एक नया डिवाइस बनाया जाता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नीचे गिरने लगता है। जो चीज इन्होंने बनाई थी कुछ ऐसी दिखती थी। इस पूरे रेस्क्यू मिशन में हर छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखा जा रहा था। एस्ट्रोनॉट्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है एक आदमी दिन में 200 ml से ज्यादा पानी ना पिए, क्योंकि अगर ज्यादा पानी पिएंगे तो इन्हें पेशाब करने की जरूरत पड़ेगी और ऐसे में इनकी पेशाब की क्वांटिटी स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन बदल सकती है और इतना कम पानी पीकर सरवाइव करते रहते हैं। और ये 3 एस्ट्रोनॉट अपना 14 किलो वेट लूज कर लेते हैं और एस्ट्रोनॉट फ्रेंड हेज को तो एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। अब 4 दिन बाद अपोलो 13 का स्पेसक्राफ्ट वापस धरती की ओर पहुंचता है। एस्ट्रोनॉट रियलाइज करते हैं कि एक और बर्न करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इनकी कैलकुलेशन में लैंडर पर मौजूद कूलिंग वेपर को नहीं लिया था और इसी की वजह से पूरा स्पेसक्राफ्ट रास्ते से भटक रहा था। और इसी को देखते हुए कमांडर लोवेल एक और बर्न करते हैं और इससे स्पेसक्राफ्ट वापस ट्रैक पर आ जाता है और थैंकफुली ये स्पेसक्राफ्ट तीसरे बर्न को भी झेल पाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लूनार मॉड्यूल को सिर्फ एक बर्न करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी एक और बड़ा खतरा आने वाला था। पूरी दुनिया दिल थाम के न्यूज चैनल्स को देख रही थी और इन एस्ट्रोनॉट्स के धरती पर वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। और इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स के दोस्त और फैमिली मेंबर्स ये सब साथ बैठकर टीवी पर देख रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल इस बात का था कि टूटा हुआ स्पेसक्राफ्ट धरती की एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। जो हिट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्या ये स्पेसक्राफ्ट उसे झेल पाएगा? क्या एस्ट्रोनॉट्स जिंदा बच पाएंगे? और इस चीज के लिए एस्ट्रोनॉट्स को लूनार मॉड्यूल से वापस कमांड मॉड्यूल में वापस लौट जाना था, क्योंकि कमांड मॉड्यूल ही धरती के अंदर री एंट्री के लिए बनाया गया था। और जैसे ही ये कमांड मॉड्यूल धरती की एटमॉस्फेयर से गुजरता है, एक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है, यानी नासा वैज्ञानिकों और कमांड मॉड्यूल में बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स के बीच संपर्क टूट जाता है। ये चीज होनी नॉर्मल बात है क्योंकि हवा की आयनाइजेशन से जो रेडियो वेव्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। आमतौर पर ये कम्युनिकेशन ब्लैकआउट सिर्फ 2 से 3 मिनट का होता है, लेकिन यहाँ 3 मिनट गुजर जाने के बाद एस्ट्रोनॉट से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता और उसके बाद 3 मिनट 10 सेकंड गुजर जाते हैं। इसके बाद 30 सेकंड और 4 मिनट बाद भी स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। क्या एस्ट्रोनॉट जिंदा बच पाए या नहीं,
किसी को नहीं पता था, हर कोई डरा हुआ था। लेकिन तभी 4 मिनट 27 सेकंड के बाद दूसरी तरफ से कम्युनिकेशन आती है और टेलीविजन पर देख रही जनता की जान में जान आती है और ये तीनों के तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा बच गए हैं और कमांड मॉड्यूल पर पैराशूट डिप्लॉय होता है और वो प्रशांत महासागर में धीरे से जाकर गिर जाते हैं और ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स खुशी खुशी वापस घर लौटते हैं। हालांकि ये मिशन फेल रहा और तीनों में से किसी भी एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कदम नहीं रखा, लेकिन फिर भी ये अपोलो 13 मिशन इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना लेता है। अपोलो 13 के इस ऐतिहासिक रेस्क्यू मिशन और एस्ट्रोनॉट्स की बहादुरी को दर्शाते हुए कई किताबें लिखी जाती हैं और फिल्में बनती हैं। इस इंसिडेंस की वजह से नासा द्वारा कई सारे सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं, जिससे कि आगे आने वाले मिशन में ऐसा हादसा दोबारा देखने को नहीं मिलता। अपोलो 13 के बाद अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17 सारे मिशन सक्सेसफुल रहते हैं। 7 दिसंबर 1972 अपोलो 17 आखिरी मिशन होता है। ये मिशन भी अपोलो मिशन का काफी चर्चित मिशन है, जब चांद पर इंसानों ने आखिरी बार कदम रखे और कुछ अज्ञात वस्तुएं देखने को मिली थी। इस पर भी जल्द वीडियो आ रहा है। अपोलो 13 मिशन के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।